नमस्कार, मैं उपेंद्र कश्यप और आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज। आज से एक नई सीरीज का हम आगाज कर रहे हैं। चुनाव है कि नीतीश कुमार के पाप जनता को बताने का काम हम करेंगे। उसका यह पहला एपिसोड आप देख रहे हैं और मेरे साथ बगल में बैठे हुए हैं बिहार के वरिष्ठ पत्रकार पंकज कुमार जी। हम इस बात की करेंगे कि डीजीपी ने जो कहा कि दलालों के हवाले है पुलिस थाने, ये आधा सच है। अब तो स्थिति इतनी बदतर हो गई है और ये नीतीश कुमार के व्यक्तिगत योगदान है। ये लालू और राबड़ी राज में नहीं होता था, हम उसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन जिस तरह से अफसरशाही बिहार में बढ़ाई गई, उसमें अब स्थिति यह हो गई है कि पहले जो चुनिंदा लोग थे, जो प्रभावित थे, प्रभावशाली व्यक्तित्व के जो लोग हुआ करते थे, जो इलिट तबका हुआ करता था या जो सक्रिय होता था समाज में, उस पर थाने की दलाली करने का ठप्पा लगता था या दलाली वो करते थे। अब तो स्थिति इतनी भयावह हो गई है कि अगर हम यह कहें कि थाना दलाल और दबंग ही चलाते हैं तो शायद अतिशयोक्तिपूर्ण बात नहीं होगी। और इससे भी बड़ी बात, इतनी बदतर स्थिति हो गई है पंकज जी कि अब तो ये कहना पड़ेगा कि जो बिहार सरकार के अफसर हैं, चाहे वो पुलिस हो या प्रशासन के अधिकारी हो, वे समाज में प्रभुत्वशाली वर्ग जो है, हम किसी जाति विशेष की बात नहीं कर रहे हैं, हर जाति में प्रभुत्वशाली व्यक्ति हैं, पैसे वाले लोग हैं, उनकी दलाली प्रशासन और पुलिस के लोग कर रहे हैं। ये अगर कहा जाए तो शायद अतिशयोक्तिपूर्ण बात नहीं होगी। इतनी बदतर स्थिति हो गई है और इसके कई प्रभाव पड़ते हैं, दुष्प्रभाव बल्कि कहें कि पड़ता है कि बिहार पुलिस को कोई सटीक सूचना नहीं देना चाहता। अगर हम सूचना दें कि पंकज जी के यहाँ हथियार है तो पंकज जी को पहले वही व्यक्ति सूचित कर देगा कि आपके बारे में उपेंद्र कश्यप ने बताया कि आपके यहाँ हथियार है, तो कोई सूचना नहीं देना चाहता। विश्वसनीयता का संकट है, कार्रवाई तो होती नहीं है। उसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं। पुलिस प्रशासन की अपनी मजबूरी है दलाल खड़ा करना। हमने जब इस पर फेसबुक पर एक पोस्ट डाला तो मेरे मित्र ने उसमें कहा कि अगर मुफ्त में मिल जा रहा है काम करने वाला व्यक्ति तो कोई अधिकारी भला क्यों नहीं चाहेगा। इन्हीं तमाम पहलुओं पर आज से हम एक नया सीरीज शुरू कर रहे हैं, नीतीश कुमार के पाप, जिसमें आज भले ही हम दलाली की बात करेंगे, लेकिन नीतीश कुमार ने जो निर्णय लिए हैं उन तमाम निर्णयों की हम समीक्षा करेंगे कि क्या क्या वास्तव में उनके जो कर्म है उसका निगेटिव कर्म कौन है, यह भी हम बताएंगे। चुनाव है तो सिर्फ सकारात्मक ही क्यों, नकारात्मक चीजें जो हुई 25 साल में उसका भी श्रेय नीतीश कुमार को लेना चाहिए। तो हम इन सब बातों की चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार हैं पंकज कुमार सिंह जी, बहुत बहुत नमस्कार। पंकज सर, इसे कैसे देखा जाए? डीजीपी विनय कुमार ने जो आदेश जारी किया, हम स्क्रीन पे दर्शकों को दिखला भी रहे हैं, तमाम अखबारों में एक खबर छपी, उसके बाद सोशल मीडिया पर भी इसे वायरल किया है, लोग अपनी अपनी तरह से इसकी चर्चा कर रहे हैं, तो आखिर मामला क्या है? देखिए, निश्चित तौर पे देर है दुरुस्त है। ऐसा नहीं है कि डीजीपी साहब को ये चीज जो है आज पता चली है, आज संज्ञान में आई है। वो कई वर्षों से बिहार के विभिन्न पदों पर रहते हुए डीजीपी तक पहुंचे हुए हैं और हर एक डीजीपी आता है तो एक नई अपनी फरमान दे करके जाता है और ये प्रयास उसका ये रहता है कि जनता के बीच में ये दिखाने का प्रयास है कि हम आपके साथ हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही होता है। एक जो है मुहिम चलाया था पुलिस पीपुल्स फ्रेंडली। हाँ, उसके तहत अभी भी मैच वगैरह खेले जा रहे हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, पुलिस प्रशासन के द्वारा आयोजन किए जा रहे हैं पूरे बिहार में। कि मतलब पुलिस जो है आम लोगों से, आम जनता से फ्रेंडली हो, जो कि बेहिचक आपके पास आकर के अपनी बात को कह सके बिना डरे। मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि उसका 100% जो है सार्थक परिणाम आया, लेकिन उस समय कुछ बदलाव जरूर हुए थे। पुलिस के लोगों के बीच में एक जो लगी थी कि आम लोगों से कैसे बात करना है, टेलीफोन पे कैसे बात करना है, ठीक, सामने वाला कौन है, कैसा है, इसको बिना जज किए आप कुछ कह नहीं सकते हैं। कुछ दिनों तक तो ये प्रक्रिया अनवरत चलती रही, लेकिन धीरे धीरे अब आज की डेट में पुलिस पब्लिक से कितना फ्रेंडली है, इस बात को खुद डीजीपी साहब भी जानते हैं, पुलिस पदाधिकारी भी जानते हैं
और जो है निचले स्तर के जो एक जो गाँव में जो होते हैं चौकीदार, जमादार जो भी है, उस लेवल के लोग भी जान रहे हैं। अब दूसरे ये डीजीपी साहब आए हैं, इन्होंने कहा है कि थाने के दलालों को हटाया जाएगा या थाने में दलालों की संख्या बढ़ती जा रही है। कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि उनको ये चीज़ पहले से पता है और स्वाभाविक है कि जब बिहार पुलिस सेवा में वो हैं, इतने दिनों से सक्रिय हैं, तो वो भी तो कहीं-कहीं जिला में होंगे, अनुमंडल में कभी ट्रेनिंग पीरियड में रहे होंगे, फिर जिला में गए होंगे। जैसे-जैसे ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि उनके पास शिकायतें नहीं आती। उनके भी सराउंडिंग एरिया में कुछ लोग ऐसे होते हों, उनके भी आस-पास लोग मंडराते रह रहे होंगे। अब चूँकि एक जो है ऐसे पद पे वो बैठ गए हैं जहाँ पर कि उससे आगे बढ़ने का कोई अब सवाल ही नहीं है। तो भाई अभी वो भी तो कुछ नया करके जाएँ, उनको भी जाना चाहिए। तो उन्होंने ये लाए ज़रूर है, लेकिन इसका कितना जो है सार्थक परिणाम निकल कर के सामने आएगा, ये देखने वाली बात है। पहले उन्होंने सही विश्वास कहा है का भी कि तो संकट है ना। हाँ, पंकज देखिए जी। वो चीज़ें हैं कि अगर वो ये कह रहे हैं कि सारी व्यवस्थाएँ, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं थी। आगंतुक कक्ष पहले भी था, पहले रजिस्टर वहाँ पर भी रखा था कि कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं, उनका पर्पज़ क्या है। हालाँकि वो रूटीन में नहीं था, मेंटेन नहीं हो पाता था। अभी उन्होंने कहा कि वो होना चाहिए। सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, अच्छी बात है। लेकिन क्या अब जो इनका फरमान आया है, तो जो दलाल है, वो तो कहीं बाहर भी बात कर सकता है खड़ा होकर के। मोबाइल पे भी बात कर सकता है। बात करता कर बाहर भी बात कर सकता है, फ़ोन पे भी बात कर सकता है, वो थाने क्यों जाए? थाने में जाएगा ही नहीं वो। भाई थाने के अंदर तो सीसीटीवी कैमरा आपका लगा हुआ है, बाहर में तो लगा नहीं है। और सबसे बड़ा दिक्कत होता है कि जो जो इस तरह के बिचौलिए होते हैं, वो थानेदार से कम संपर्क में रहते हैं। उनका मुख्य मोटो क्या रहता है, जो आईओ रहता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स जो रहता है, जो बनाया जाता है किसी केस का, वो वह ज़्यादातर तो उसके महत्वपूर्ण संपर्क में होता रहता है। है। वो उससे मिलता है, उससे तो कहीं भी जाकर के मिल सकता है। इसको आप कैसे रोकिए? इसका स्पष्ट ये है कि जब तक नीयत और मंशा साफ नहीं होगी, आप किसी भी चीज़ को रोक नहीं सकते। कानून बना कर के डरा सकते हैं, लेकिन ये चाहिए कि आप उसको रोक लीजिएगा, तो वो संभव नहीं है। दूसरी चीज़, जाँच की ज़िम्मेवारी आप किसको दे रहे हैं? जाँच कौन करेगा? थानेदार और अनुमंडल स्तर इंस्पेक्टर। के डीएसपी करेंगे, डीएसपी। डीएसपी करेंगे, एसपी करेंगे, समय-समय पे वो जाएँगे, वो निरीक्षण करेंगे और उसका जो है देखेंगे कि क्या चीज़ है, अप टू डेट है या नहीं है। आप तो यही देख सकते हैं ना। अगर किसी व्यक्ति विशेष के, अगर किसी जो है थानेदार या सिपाही के विरुद्ध अगर किसी पुलिस पदाधिकारी को, डीएसपी को, एसपी को ये उनके संज्ञान में लाया जाता है कि हाँ, इस तरह का काम कर रहा है, जहाँ हमारे पर इस तरह का बर्ताव किया गया है, तो उस पर कितना सही निर्णय लेकर के उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, अगर दोषी पाया जाता है तो। ये आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। प्रथम दृष्टया तो उसको तो बचाने का प्रयास होता है। बचाने का प्रयास एक ये होता है कि हमारे विभाग की छवि धूमिल नहीं। तो अपनी हाँ, छवि जो है, विभागीय छवि को बचाने के लिए अपनी छवि की चिंता अधिक रहती है, जनता भाड़ में हाँ, जाए उसकी पुलिस कोई की चिंता छवि की बहुत चिंता रहती नहीं है ज़्यादा पुलिस है। प्रशासन। लेकिन जो आम पब्लिक है, उसकी छवि की चिंता इन लोगों के पास नहीं है। आज हम लोग भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, ठीक है? हम लोग एक आम आदमी की तरह जहाँ पर हमको कोई नहीं पहचानता है, वहाँ पर अगर चौक-चौराहे पे खड़े हो जाइए 2 मिनट खड़ा होकर के देखिए वो बात करने का तरीका क्या है, लहज़ा क्या है पुलिस का। सही एक तरीके से सिपाही बात नहीं करती पुलिस सभ्य लोगों से। एक सिपाही अगर मान लीजिए कि उसकी मैक्सिमम क्वालिफ़िकेशन क्या हो, 10th या 12th, बहुत कुछ लोग होंगे ग्रेजुएट भी किए होंगे, ग्रेजुएशन में के बाद भी गए होंगे। लेकिन जो सामने वाले से जो बात कर रहे हैं, उनको उनको ये समझ ही नहीं आता है कि हम किस लेवल के व्यक्ति से बात कर रहे हैं।
चाहे भले वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, चाहे कुछ भी हो, प्रोफेशनल्स हो। तो एक तो सबसे बड़ा परिवर्तन का ये है कि बात करने का तरीका, और दूसरी चीज ये है कि जब तक ये नहीं करेंगे कि जो भी पीड़ित व्यक्ति है या किसी से भी अगर आप बात कर रहे हैं, अपनी बात को वो आया है आपके पास अपनी फरियाद लेकर के, तो पूरी पहले उसकी बात को सुने। और यहाँ पर तो ये उल्टा होता है, वो अपनी बात कह नहीं पाता है, ये सब अपना जो है डिक्टेशन देना शुरू कर देता है, बोलने का मौका ही नहीं देता है। आम पब्लिक अगर जब थाने में जाती है तो उसको नहीं मिल पाती एक ही चीज के लिए, इसके लिए इनके पास कोई हेल्प डेस्क नहीं है। लालू राबड़ी राज से अगर इसको तुलना किया जाए, इस अफसरशाही को, इस दलाल व्यवस्था को अगर लालू राबड़ी के कार्यकाल से तुलना की जाए, चूंकि अब तो हर मुद्दे पे नीतीश कुमार और एनडीए ले जाती है, 2005 से पहले ये होता था जी, ऐसा होता था जी, उस दौर को अगर आप याद करें तो मुझे लगता है कि इतनी बदतर व्यवस्था दलाली की नहीं थी। क्या देखिए, अगर ये जो है जंगल राज वो कब का खत्म हो गया, ठीक है, 25 साल 20 साल 25 साल पहले की आप बात कर रहे हो भैया, 25 साल तक आपने क्या किया, उस चीज को तो और आपने बढ़ा दिया। वही चीज मैं कह रहा हूँ। उस समय तो ये था कि कोई भी एक व्यक्ति अगर ये जाता था, सत्ता की एक हनक थी, सीधा वो कहता था कि अगले वाले जो पदाधिकारी है उनको पहले तो इनको समझने में टाइम लग जाता था कि अगर किस पार्टी का है, किसी विधायक का, किसी उसका जो है करीबी तो नहीं है। तो एक ये बैठा हुआ था कि कहीं ना कहीं से हर आदमी जो है आज की डेट में जुड़ा हुआ है, वो किसी न किसी से जो है जोड़ करके यहाँ से वहां से लिंक लगा करके जोड़ जाड़ करके कहीं ना कहीं पहुंच जाता था, और जो अपनी बातें रखता था तो वहां से सीधा जो फोन भी आता था, बात भी होती थी। तो पहले जो था, पहले भी था, लेकिन ये स्थिति नहीं थी जो आज स्थिति हो गई। नहीं थी, वही मैं कह रहा हूँ कि लालू राबड़ी के राज में इतनी बदतर स्थिति नहीं थी। अफसरशाही बहुत इतना चरम पर अफसरशाही नहीं थी, अफसर भी सुनते थे जनता के, या समाज में जो प्रबुद्ध तबका था, जो राजनीतिक कार्यकर्ता हुआ करते थे, उनकी सुनता था प्रशासनिक अधिकारी। अब तो मतलब जो खद्दरधारी हैं, जो नेता हैं, कार्यकर्ता है राजनीतिक, उनकी कम सुनी जाती है, दबंगों की, दलालों की अधिक सुनी जाती है, जो पैसा लेन देन करके काम कराए, उसके लिए दरवाजा हमेशा खुला है। मेरे आपके जैसे लोगों के लिए दरवाजा खुला नहीं है। वो तो उसके लिए ये लोग बैठे हुए पलक पांव बिछा करके कि भाई इतना जो है भ्रष्टाचार और करप्शन जो है अपने जो एक तय सीमा और मानक होता है उससे काफी ऊपर चला गया है। आज इसमें सुधार की संभावना है, इसमें सुधार की संभावना है, और कैसे होगी सुधार? देखिए, सुधार की संभावना, सुधार तो जो है बहुत जगह होता है, ठीक है, अगर आपकी इच्छा शक्ति अगर सही है, नियत आपकी सही है, सुधार करने की नियत सही हो और इच्छा शक्ति है तो सुधार हो सकता है। उसमें नियत ही आपकी सही नहीं है, केवल वसूली और उगाही आपकी जो है नियति बनी हुई है। और पैसे देकर जब अधिकारी थानेदार बनेंगे, इंस्पेक्टर बनेंगे, डीएसपी बनेंगे, तो स्वाभाविक है कि ये होगा। अब तो सिविलियन जो पदाधिकारी हैं, सिविल प्रशासन, वहां भी पैसे देकर ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल होता है। ये तो बराबर चर्चा में रही है, ओपन सीक्रेट जिसको हम लोग कहते हैं, ओपन सीक्रेट मामला है। ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसे लगते हैं, तो फिर अधिकारी पैसे क्यों नहीं लेंगे? निश्चित तौर पे अगर मान लीजिए कोई 2 रुपए खर्च करके आ रहा है तो स्वाभाविक है कि वो चाहेगा कि हम 5 रुपए जो वहां से अर्न करें। 2 रुपया दे करके अगर कहीं जगह पे बैठ रहा है तो 5 रुपया तो वो अपनी उगाही करेगा कि जब तक हमें 5 रुपया तो मिनिमम हो जाएगा, इसलिए कि 2 रुपए देकर आया, 2 रुपए की जगह साल 2 साल के बाद फिर आना होगा कहीं, तो 3 रुपए देना पड़ेगा, तो 5 रुपए तो खर्च हो जाएगा, तो 2 लगा करके 10 पाना होगा ना। तो अगले के लिए भी तो अपनी व्यवस्था बना करके रखेगा ना। 2 लगा करके 10 कमाने में प्रशासन व्यस्त है, इसीलिए सारी समस्या है। हाँ, हम ये कह रहे हैं कि ठीक है, डीजीपी साहब को आज याद आया, ये जो है इनको बने हुए भी हमको लगता है 6 7 8 महीने हो गए, तो इसका तो चुनावी असर भी पड़ेगा। डीजीपी के इस निर्णय का, इस बयान का बहुत ज्यादा व्यापक तौर पर इसकी चर्चा हो रही है सोशल मीडिया में, तो इसका राजनीतिक इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, पॉलिटिकल इम्पैक्ट इसका क्या पड़ेगा? पॉलिटिकल इम्पैक्ट ये है कि इसका मतलब ये है कि नीतीश सरकार में
दलालों की बहुत बड़ी सक्रियता थी सरकारी कार्यालयों में। बिना दलाल के कोई काम नहीं होता है। इसको तो स्वयं इन्होंने मान इसकी ये लिया। पुष्टि करता है ये उसकी इनके पुष्टि करता है ये रिपोर्ट। उनकी इसकी पुष्टि जो है स्वयं कर दी है। अब चूंकि अब मान लीजिए चुनावी समय है, 2-4-5 महीने के बाद आपका जो चुनाव है, तो स्वाभाविक बात है कि विपक्षी पार्टियां इस चीज को और जो है मुद्दे बना लेगी कि जब आपके डीजीपी कर रहे हैं कि यहाँ दलालों से मुक्त किया जाएगा, इसका मतलब कि अब तक दलाल चलाते थे थाने को। आपके जितने भी सरकारी कार्यालय हैं जो जनता के सरोकार के हैं, उनको जो है सारे आपके दलाल चलाते थे, दलालों की सुनी जाती थी। और ये सही भी है, ये गलत नहीं है। ये 100% सत्य है कि दलालों की जितनी सुनी जाती है, लोगों के, जनता के जो काम के कार्यालय हैं, चाहे थाना हो, ये आपका जो है प्रखंड कार्यालय हो, सीओ कार्यालय हो, जहाँ आम की जनता की कम सुनी जाती है, आम जनता की वहाँ कम सुनी इनकी जाती है। कम सुनी जाती है। और पंकज भाई ने अच्छी बात कही कि अगर नियत सही हो तभी व्यवस्था में सुधार दिखेगा, अन्यथा आप हल्ला करते रहिए, नियम कानून बनाते रहिए, प्रवचन दिलाते रहिए, देते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और कुछ नहीं लागू फर्क। राबड़ी राज की अपेक्षाकृत आज की तारीख में प्रशासनिक व्यवस्था में ज्यादा दलाली का समावेश हो गया है, ज्यादा दलाल सक्रिय है। दबंग और दलाल यही दो प्रशासनिक व्यवस्था को आज एक हद तक नियंत्रित भी कर रहे हैं, मतलब हाईजेक कर लिया है इन लोगों ने, हाईजेक कर लिया है। मतलब सीधे शब्दों में कहा जाए ना कि हाईजेक किया है इन लोगों ने, और जो चाहता है वही सब होता है। आम आदमी का अगर सही आदमी है तो एक चीज समझ लीजिए कि डीजीपी साहब को ये याद नहीं आ रहा है कि कोई भी व्यक्ति अगर थाने में जाता है तो उसका जो है आवेदन तो लिया जाता है, लेकिन उसकी रिसीविंग नहीं दी जा रही है, आज भी नहीं दी जा रही, आज भी नहीं देते। फिर इस मुद्दे पर या अन्य मुद्दों पर हम लोग मिलेंगे पंकज जी। और नीतीश कुमार के पाप मतलब नीतीश कुमार के जो गलत क्या क्या हुआ है इसकी भी पोल हम लोग खोलते रहेंगे चर्चा के बहाने। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये भी जानना चाहिए लोगों को, जनता को ये भी चुनाव में जानना चाहिए कि नीतीश कुमार ने बहुत अच्छा काम किया, तो खराब काम भी हुए होंगे, ये भी जनता को हम लोग बताते रहे। अगर इन्होंने अच्छा काम किया है तो ये इसके लिए जो है पीठ थपथपाने या बहुत ज्यादा उसके जो है प्रोत्साहन देने के वो नहीं है भाई। अगर उसी के लिए आपको बैठाया गया है, जनता ने वही काम करने के वही तो काम करना, और लीक से हट करके कहाँ काम किए हैं। जो काम आपको करना चाहिए था वो भी आप पूरा नहीं कर पाए हैं। इनके हर काम की हम लोग समीक्षा करते रहेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद पंकज सर। जी जी, बहुत नमस्कार। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी